नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा है बिल नहीं पास, कौन हुआ फेल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। सदन में इस बिल पर मत विभाजन हुआ। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े तो वहीं 230 सांसदों के बिल के खिलाफ मतदान किया। बड़ी बात यह है इसमें कि करीब 21 घंटे चर्चा के बाद आखिर ये बिल गिर गया। लेकिन अब सवाल यही है कि बिल का गिरना क्या मोदी सरकार की हार है, या राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मोदी सरकार की हार नहीं बल्कि एक सियासी जीत है, क्योंकि बीजेपी अब इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर होगी, उसे महिला विरोधी बताएंगे। वहीं कांग्रेस और विपक्ष सदन में जीत कर भी बचाव की मुद्रा में आ गए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि 298 वोट पक्ष में आए और बात हम करें तो 230 विपक्ष में। बड़ी बात यह है कि 293 पक्ष के पास थे, यानी मोदी सरकार के पास, लेकिन हम देखें तो 5 और एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कहीं ना कहीं विपक्ष के कुछ वोट तोड़ने में सरकार कामयाब रही। इसी को आज हम समझेंगे, लेकिन पहले वो देखते हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है दिल्ली में और किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस तो आप सुन रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी बता रहे थे कि ये बिल पारित नहीं हो सका, उसकी वजह भी उन्होंने बताई। लेकिन आज दिन भर आखिर हुआ क्या, जरा सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा, और उसके बाद हम राहुल गांधी को भी आपको सुनाएंगे जो विपक्ष के नेता है और कांग्रेस सांसद है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग 26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया? हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। चलिए अब देखते हैं बंसल न्यूज के वो 3 सुलगते सवाल, आखिर क्या कहता है दिन भर का राजनीतिक घटनाक्रम। संसद के भीतर भी आपने देखा, लेकिन कुछ सवाल है, क्या महिला आरक्षण बिल का गिरना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताता है? क्या राजनीतिक गणित की लड़ाई में महिला आरक्षण फिर हार गया? क्या 2029 में महिला वोटरों के बीच ये मुद्दा राजनीतिक
नुकसान पहुंचाएगा। अब किसको फायदा किसको नुकसान होगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ रवि अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार है। रवि जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रही है भावना शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार है। भावना जी आपका भी बहुत स्वागत है। और 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अर्चना चिटनिस जी है, भारतीय जनता पार्टी की विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में भी विधायक है, बहुत सीनियर लीडर है। अर्चना जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि महिला बिल पर बात हो रही है भावना जी, तो आपसे ही मैं करूंगा, स्टूडियो में आप मौजूद है। ये तो साफ हो गया कि बिल गिर गया, और ये पहले से यदि हम आंकड़ों को देखें, जो जादुई आंकड़ा था वो 360 360 यदि होता, हाँ तो वो शायद हो जाता, तो फिर ये बिल पास हो जाता। लेकिन 298 मिले हैं अभी भी, यानी 5 विपक्ष के सांसद कहें वोट वो सरकार के साथ खड़े हुए। लेकिन कुछ विपक्ष का नुकसान भी हुआ। आप कैसा देख रही ओवरऑल पूरे घटनाक्रम को? आप अभी अमित शाह जी को भी सुन रही थी, राहुल गांधी को भी सुन रही थी, और महिला होने के नाते भी बताइएगा। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी जो एक चीज फैलाई जा रही थी, जो परसेप्शन जा रहा था कि महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका कि नाम कहा गया था 2023 का, तो इसमें वुमेन रिजर्वेशन की तो बात पहले ही तय हो गई थी 2023 में ही। अब जो बात आ रही थी, जो संशोधन है, तो वो संशोधन क्या है? तो वो संशोधन में आ रही थी कि परिसीमन को लेकर क्या होगा, सेंसस कौन सा माना जाएगा, क्योंकि 2023 में जो कहा गया था 26 और 27 में जो होना है परिसीमन, और उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट होगा बिल। और जो संशोधन वाले 3 बिल पेश किए गए थे, जो विशेष सत्र में बुलाए गए थे, उस पर ये सबको एक उम्मीद जागी थी कि तुरंत फुरत ये हो जाएगा संशोधन, और जश्न मनाया जाएगा कि महिला आरक्षण, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लागू हो गया है, और 2029 में उसके साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। अब बात आती है पॉलिटिकल जो ब्लेम किया जा रहा है उसके गेम की किया जा रहा है, राजनीति के हिसाब से हम देखते हैं। तो अब कांग्रेस इस मुद्रा में तो है, क्योंकि कांग्रेस के सभी सांसद एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं। जैसे प्रियंका जी ने भी एड्रेस किया था संसद को, राहुल गांधी का भी अभी हमने सुना, और भी बाहर जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि कोई भी पार्टी नारी जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, उसके खिलाफ नहीं है। पहली बात गौर करने वाली है। अमित शाह जी ने भी जो इम्फेसाइज किया है वो क्या है कि 2 पार्टों में बांटा जा रहा है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो विपक्षी ने उठाया था इस वाले पूरे डिबेट में, जो 3 दिन मतलब 1.5 दिन जो हो गया, 2 दिन हो गए उसमें, तो ये कहा जा रहा था कि हिंदी हार्टलैंड, जो हिंदी के जो है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चूँकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, और यहाँ से आपको पता है पिछले चुनावों में भी ये एक सेफ्रान के गढ़ हो चुके हैं, और क्लियर बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ में यहाँ पे सत्ताधारी दल आते रहे हैं जी। तो विपक्ष किसी हद तक ये वाला नरेशन एक सेट करने में कामयाब तो रहा है, जो दक्षिण और उत्तर भारत का, और अमित शाह जी ने भी इस बात को इम्फेसाइज करके उसको एड्रेस करने की कोशिश की। मतलब ये जो एक सेट किया जा रहा था नरेशन, वो तो सेट हुआ है। अब बात आ रही है, आपने कहा एज ए महिला के बतौर किस रूप में देखती है, तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि कोई भी पार्टी अपने आप को बता रही है कि हम महिला हितैषी है, आरक्षण विधेयक के समर्थन में है, तो सबसे पहले टिकट वितरण में तो 33% आप करके दिखा दो। अब भले आपका संशोधन पास न हुआ हो, 29 के चुनाव आ रहे हैं, तो हमारे साथ में जो पैनल में है, चिटनिस मैडम तो पहले भी लड़ चुकी है, तो और भी हमारे पैनलिस्ट जो महिला है, हम देखेंगे कि वही चुनाव लड़े, क्योंकि 33% आप वोट टिकट दिलवा दीजिए, अगर तो पार्टियां के इंटेंशन भी क्लियर हो जाएंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और मुझे लगता है कि अब यही मुद्दा बनने वाला है कि आगे चलकर 33% कौन टिकट देगा ये, और मुझे लगता है बीजेपी शायद इस पे गौर कर रही होगी, और ये इसी को अर्चना जी, आंकड़ी जादूगर, रवि जी आपके पास आऊंगा, सबके ऊपर प्रतिक्रिया लूंगा आपकी, तो चूंकि महिलाएं हैं तो महिलाओं से पहले बात कर लूं। अर्चना जी, दिन भर हमने देखा, और जो दिखाई पड़ रहा था उससे इस तरह की चीजें नजर आ रही थी कि शायद बिल की जो उम्मीदें हैं वो पास नहीं हो पाएगा। आखिरकार हुआ भी वही, लेकिन किसकी हार किसकी जीत, इसे कैसा देखे? तो ये 2 दिन का डिस्कशन और ये वोटिंग अपने आप में समस्त पार्टियों का, उनकी मानसिकता का, महिलाओं के प्रति उनके भाव का, भावना का अपने आप में सिटी स्कैन है, MRI रिपोर्ट है। ये स्पष्ट करता है कि
कोई भी बहाना लेकर किसी भी कारण से विषय को विषयांतर करते हुए भी हमने एक बड़ा अवसर जो महिलाओं को पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एक पार्टिसिपेटरी रोल देने का एक अवसर जो था, उस अवसर का समर्थन जिन दलों ने नहीं करा, वह दल महिलाओं के साथ न पावर शेयरिंग करना चाहते हैं, न नेशन बिल्डिंग में उन्हें उपयुक्त स्थान देने का उनका कलेजा है, उनका मन है, उनकी हिम्मत ही नहीं। और ये हमने पहली बार नहीं देखा। कांग्रेस की सरकार में तो राज्यसभा में आने के बाद में भी बिल ने लोकसभा की क्या दहलीज पार नहीं करी। ये पहली बार नहीं है, ये हम निरंतर 40 साल से होते देख रहे हैं। पर भारत की महिला, हम सब भारत की बेटियां, हम इस संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम तत्पर हैं। हम इस परिस्थिति को बहुत दिन चलने नहीं देंगे। इस मानसिकता से हम लड़ेंगे। इस मानसिकता के साथ में हम इस साइके से लड़ेंगे जो साइके बहनों पर, बेटियों पर भरोसा नहीं करती, जो नहीं चाहती कि बहनें, बेटियां, इस देश की माताएं, मातृशक्ति जो है वो बेनिफिशियरी से उठकर बेनिफिट देने वाली हो जाए। और ये निश्चित तौर पर जो डिस्कशंस हुए वो उससे एक बड़ी उम्मीद की किरण थी कि अब तो हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो पल आ ही गया है। लेकिन महिला विरोधी मानसिकता ने इस देश के भाग्योदय करने वाले इस अवसर को एक बार फिर टाला है। लेकिन ये सिर्फ टला ही है, ये होकर रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, अब मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन डॉक्टर सिंपी अग्रवाल, देखिए दिन भर राहुल गांधी आपके जो नेता है विपक्ष के, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। अब ये तो तय हो गया कि बिल नहीं हुआ, लेकिन अब कांग्रेस या विपक्ष इसको किस रूप में लेगा? क्योंकि अर्चना चिटनिस जी तो जिस तरह बयान दे रही है, जिस तरह अपनी बातें रख रही है पार्टी की तरफ से, बहुत स्पष्ट है कि इस बात को लेकर जाएंगे कि आपने बिल पास नहीं होने दिया। आदरणीय मनोज जी, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये मेंशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर एक नरेशन बिल्डिंग तो डेफिनेटली करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने इस महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया, तो हमें लगता है कि सदन के अंदर माननीय गृह मंत्री जी ने इस नरेशन बिल्डिंग को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो हर थोड़ी देर में ये कोट करते जा रहे थे कि महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा और आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये लाइनें स्पष्ट करती हैं कि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी किस नरेशन के साथ समाज के बीच में जाने वाली है। लेकिन विपक्ष पहले दिन से इस बात को लेकर बहुत क्लियर था कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, जो कि एक लॉजिकली विमेन रिजर्वेशन बिल था, वो तो पारित हो चुका था सर्वसम्मति से और विपक्ष ने अपना पूरा समर्थन दिया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर 334A के तहत ये कहा कि जब नई जाति जनगणना होगी उसके तहत परसीमन और आरक्षण होगा। हालांकि विपक्ष ने तब भी ये कहा था कि इसके लिए आपको किसी भी डिलिमिटेशन की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा 543 सीट्स के ऊपर आप इस आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत ही नहीं थी इस महिला आरक्षण को देने की, और उनकी संजीदगी इस बात से प्रमाणित होती है कि जिस बिल को संशोधित करने के लिए वो कल सदन में लेकर आते हैं, उसके ऊपर अधिसूचना ही वो रात को 1 बजे कल जारी करते हैं। तो ये इनकी सजगता थी कि ये वाकई इस बिल को कितना गंभीरता से ले रहे थे। साथ में माननीय गृह मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी से लेकर मंडल आयोग तक पर बात कर ली, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम ओबीसी रिजर्वेशन को इस बिल के अंदर इंक्लूड करेंगे। हमने जब डिलिमिटेशन के ऊपर प्रश्न उठाया तो वो ये लिखित में हमें ब्लैक एंड व्हाइट में जो ड्राफ्ट का मसौदा था उसमें लिखकर देने के लिए तैयार क्यों नहीं थे कि जो राज्यों में 50% की सीट बढ़ाई जाएगी वो आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दीजिए। क्योंकि असम का मॉडल हमारे सामने है जहां पर आपने डिलिमिटेशन किया तो असेंबलीज के अंदर ना तो पॉपुलेशन में यूनिफॉर्मिटी थी और ना ही जो ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी थी वो पाई नहीं जाती थी। और आप ये जानते हैं कि जो परसीमन आयोग होता है वो जो भी निर्णय कर देगा उसको बाद में ऑपोजिशन चैलेंज नहीं कर सकता है। और इसको कौन गारंटीड करेगा कि जिन राज्यों को आप 50% सीटों की बात कर रहे हैं वो सीटें उनको दी ही जाएंगी, ये अनुपात में कम भी हो सकती हैं। और दूसरी बात जो
बस एक बात और कहना चाहती हूँ मनोज जी, जो प्रमुख है कि जब तक आप नया जाति जनगणना नहीं करेंगे, कास्ट रेशियो एक्चुअली निकल के नहीं आएगा, तो कुछ कास्ट अंडर रिप्रेजेंटेड होंगी, कुछ कास्ट ओवर रिप्रेजेंटेड होंगी। और वो तो आज स्पष्ट किया है अमित शाह जी ने, शायद ये भी स्पष्ट किया है कि जो जाति की आप बात करें वो तो उन्होंने कहा कि हम लेकर आ रहे हैं, हम पहले ही मोदी जी इस बात को नहीं मनोज जी, जो आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं वो तो आप 2011 की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप 2026 का जो कास्ट सेंसस का डिसीजन आता है उसके ऊपर परिसीमन करिए, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति का जो वर्ग है उनको सही प्रतिनिधित्व मिल सके। वही बात तो उन्होंने शायद कही है कि जो भी आएगा रिजल्ट उसका जनगणना का, नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम 2026 वाले सेंसस के मामले में झांसे में नहीं आएंगे विपक्ष के, ये उन्होंने सदन में कहा। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं, ये यही विषय। रवि अवस्थी जी, आपने सभी को सुना, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राजनीति की खबरें भी करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से अब इसे कहां देख रहे हैं? ये तो बहुत क्लियर हो गया, जैसा अर्चना जी कह रही हैं कि वो तैयारी करेंगे मैदान में जाने की, तो क्या हार कर भी जीत रही बीजेपी? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज जी, आप ये पूरा सत्र जो कहीं ना कहीं विशेष सत्र बुलाया गया, पूरा कहीं सियासत से पूर्ण रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष ने तो चूंकि उसमें करी है सियासत। आप देखिए जो टाइमिंग तय की गई है, यही सत्र अगर 30 अप्रैल के बाद बुलाया जाता है, बंगाल चुनाव के बाद बुलाया जाता है, या 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी बुलाया जा सकता था, लेकिन आप टाइमिंग देखिए तो मतलब कहीं ना कहीं बीच। और फिर दूसरा, आप अमित शाह जी का जो स्पीच हुआ उसमें आप देखिए कि बिल गिरता है तो विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार होगा कि वो महिला विरोधी, यानी वो उनको पूरा मतलब इस बात का था कि बिल गिरेगा, यानी बीजेपी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, इस बात को कई बात है ना। तो आप देखिए कि सियासत दोनों तरफ से हुई। अब सवाल ये है कि महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में पारित हो चुका है, उसे लागू कब करना है? 2024 से करना था, 29 से करना था, या 34 से करना है? तो आप देखिए कि विपक्षी अच्छी तरीके से जानता है कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो कोई सा भी राजनीतिक दल, आप कांग्रेस देख लीजिए या कोई दूसरे अन्य क्षेत्रीय दल देख लीजिए, वो अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी इस मामले में ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके पास महिला नेतृत्व पर्याप्त संख्या में है। दूसरे दल कहीं ना कहीं इस व्यावहारिक दिक्कत को महसूस करते हैं, इसीलिए वो लगातार इसको टालना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब चूंकि ये जो आज हुआ है, तो बीजेपी भी चाहती थी कि विपक्ष एक्सपोज हो इस मुद्दे पर, और उसने उस चीज़ को कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा सत्र जो है सियासत ज़्यादा थी इसमें। और जहाँ तक सत्ता पक्ष तो चाहता था कि अगर 2029 से अगर पास हो जाते तो निश्चित तौर पर 2029 से लागू करना पड़ता। अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि भाई आपने 24 से लागू क्यों नहीं किया। अभी भावना जी ने कहा कि आप 33% क्यों टिकट नहीं दे देते। तो सवाल विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उस समय भी यही सवाल खड़े होते हैं। तो राजनीतिक दलों की तरफ से जवाब आता है कि भाई हम जिताऊ चेहरा चाहिए, हमें केवल चेहरे संख्या महिला या पुरुष नहीं देखना है, हमें जिताऊ चेहरे चाहिए। तो सवाल ये कि जिताऊ चेहरे जी। अब अगर 33% अगर आरक्षण बिल पारित हो जाता तब तो मजबूरी हो जाती ना, हर दल की मजबूरी हो जाती, वो नेतृत्व कहाँ पैदा कर पाता। ये बहुत बड़ी व्यावहारिक दिक्कत है। मुझे लगता है कि विपक्ष चाहता है कि उसे इतना समय मिले कि वो भी अपना एक नेतृत्व तैयार कर सके, महिला नेतृत्व तैयार कर सके पर्याप्त संख्या में। हो सकता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा सा ये मेरी बात अटपटी लग रही हो, लेकिन वाकई ये कड़वा सच है, वो भी इस बात को महसूस करेंगी। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इसको टालना चाहता है, और अगर 2029 से लागू नहीं हो पाता तो निश्चित तौर पर फिर ये अगले। लेकिन एक बहस भावना ये जरूर छिड़ेगी, जिसकी तरफ आपने भी प्रकाश डाला कि 33% आरक्षण ठीक है, दोनों दल मान रहे हैं। बिल यदि पास नहीं होते, जैसा उम्मीदें कम दिखाई दे रही, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगले सत्रों में कभी इसकी तरफ सरकार भी बढ़ेगी और विपक्ष भी नए ढंग से अपनी बात रखना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आते आते 29, 28, 27 सब बहुत सारे चुनाव होना है। हाँ, अभी भी समय है। तो मुझे लगता है इस पर एक बार चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन हाल में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है या पौंडीचेरी है, असम तो हो गया, अब कंप्लीट हो गया, तो क्या आप तमिलनाडु, क्या लग रहा है आपको? तमिलनाडु से विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु से देखा जाए। स्टालिन ने तो सीधे सीधे उस बात को चुनौती भी दे दी थी। आप कैसा देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से इसको? देखिए, साउथ की जैसे हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे अगर कुछ भी शगुफा छेड़ दिया जाता है नॉर्थ में या नेशनल लेवल पे बड़े स्तर पे, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साउथ की राजनीति वहाँ के रीजनल इश्यूज पे, रीजनल पार्टीज पे
ज़्यादा फोकस रहती हैं। हम इसको देख चुके हैं केरल में भी, अगर कोई एक पार्टी आई है तो लंबे समय तक आई है। वेस्ट बंगाल में भी जब हम देखेंगे तो 30 साल बाद जाके सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो वहाँ पर जो चीज़ एक लहर जो चलाई जाती है, वेस्ट बंगाल हो या साउथ के दूसरे स्टेट्स हो, वहाँ पे एकदम से उन लहरों का बहुत असर नहीं होता। वहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो उनके प्रादेशिक महत्व के रहते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, और वो पार्टीज की भी पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जो सब पूरी एक्सरसाइज की गई है इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन चुनाव मतलब मतदाताओं के दिमाग पर। हाँ, लेकिन आधी आबादी की जो बात करते रहे, दोनों ही दल बात करते, अर्चना जी कैसे समझा पाएंगे लोगों को? क्योंकि बात तो यही होगी, जैसे वो कह रही हैं, शिल्पी जी कह रही थी कि हमारा मुद्दा तो परिसीमन भी है, और परिसीमन के जरिए आप एक तरह से कहा जाए तो बरगलाना चाहते थे लोगों को। देखिए, 2 दिन की डिबेट में इतना कुछ स्पष्ट हुआ है कि किसके लिए जातिगत राजनीति महिलाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण। हमने ये भी सुना कि इस पर लोगों ने आग्रह करा कि अल्पसंख्यक बहनों को, मुस्लिम बहनों को भी रिजर्वेशन मिले, मतलब धर्म के आधार पर हो। जो सारी डिबेट थी, उस डिबेट ने मानसिकता को, सोच को स्पष्ट किया है। अब समझाना किसे क्या है, ये देश समझा समझाया बैठा है। और ये सारी परिस्थिति में मैं बस यही कहना चाहूंगी, महिला अपने आप में एक संपूर्ण, एक कंप्लीट एंटिटी है। इसको जाति धर्म में बांटना महिला की दृष्टि से भी उचित नहीं है और देश के संविधान की दृष्टि से भी उचित नहीं। और इसके पीछे पॉलिटिक्स तो वह कर रहे थे जिन्होंने इस संशोधन को उसकी लेटर और स्पिरिट में नहीं लिया और विषय को भटकाकर उन्हें जो करना था, वह जो चाहते थे, अभी आप ही मुझसे पूर्व में कह रहे थे कि उनके पास महिला कार्यकर्ता ही नहीं है, उनके पास मतलब महिला कार्यकर्ता तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि उन दलों में बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टी के वर्किंग में स्थान नहीं मिलता है। अगर इस दल अपने दल में नहीं स्थान दे सकते तो देश में क्या देंगे? और मैंने तो एक बात बार बार कही है कि जिस नेतृत्व की मुखिया ने अपनी स्वयं की बेटी को अवसर देने में दशकों लगा दिए, वो भारत की बेटी को, चलिए जी समझ आ रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए इस वक्त संसद के बाहर की तस्वीरें दिखाई दे रही है और तस्वीरें शायद यही बयां कर रहे हैं कि हम जिस बात को लेकर कर रहे हैं। मुझे नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे सांसद इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। दर्शन चौधरी है, मिश्रा हैं, सीधी के सांसद और बाकी अन्य स्थानों के सांसद भी इसमें दिख रहे हैं। डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल, आप भी अपनी बात कीजिएगा, जवाब दीजिएगा अर्चना जी की बात का। लेकिन प्रियंका गांधी क्या कह रही थी इस पर जरा सुन लेते हैं। देश के लोकतंत्र की बात की, ये देश की अखंडता की बात की। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी। चलिए, तो आप सुन रहे थे इस समय प्रियंका गांधी को। जी डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल, जवाब दीजिएगा अर्चना चिटनी जी के सवालों का। जी आदरणीय मनोज जी, हमें ये लगता है कि जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये चुनावों में हार या जीत की बात नहीं होती है, क्योंकि हम ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं दैट पॉलिटिक्स इज नॉट इलेक्शंस, पॉलिटिक्स इज पार्टिसिपेशन। और विपक्ष के रूप में हमें अपनी भागीदारी को तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। और यदि विपक्ष ये मानकर चलता है कि महिला आरक्षण का चोला उड़ाकर आप किसी भी ऐसे बिल को लाना चाहते हैं जो इलेक्टोरल मैप ऑफ इंडिया के बदलने का पूरा प्रयास है, तो विपक्ष होने के नाते हमें हर ऐसे असंवैधानिक बिल को रोकने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और आज हम इसके अंदर फलीभूत भी हुए हैं। और मनोज जी, हम आज भी अपनी बातों के ऊपर कायम हैं
और सरकार की मंशा को हम आपको इस बात के माध्यम से बताना चाहेंगे। जब 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक पॉलिसी लेकर आई थी, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, जिसके तहत जब आप एक रिफॉर्मेटिव बिल लेकर आते हैं तो आपको पहले 1 महीने पहले उसे पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है, आपको उसे स्टेक होल्डर्स पर चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन देश की कितनी प्रभावशाली महिलाएं थी जिन्होंने मुखरता से ये कहा कि उनसे इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है, आप इस बिल को डायरेक्टली सदन में ले आते हैं और आप विपक्ष को भी ये मसौदा 1 दिन पहले देते हैं ताकि उन्हें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिले। और विपक्ष ने 3 चिट्ठियां लिखकर आपको स्पष्ट कहा था कि 29 अप्रैल के बाद आप इसके ऊपर चर्चा कराइए, कमिंग अप मॉनसून सत्र था तब भी आप इस पर चर्चा करा सकते थे। लेकिन इतनी अग्रवाल, देखिए अब जिसकी तरफ आप बात कर रही वो तो हो गई, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली? क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से ये तो लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपने महिला बिल को पास नहीं होने दिया। तो अब लाइन क्या होगी लोगों के पास जाने के लिए, आधी आबादी के पास जाने के लिए? नहीं मनोज जी, ऐसा नहीं है कि आधी आबादी हमारी बात को समझेगी नहीं, क्योंकि अभी सदन से बाहर निकलते हुए राहुल गांधी जी ने पुनः यह बात स्पष्ट कही कि आप अभी ले आइए 2023 वाले बिल को, हम अभी उसके ऊपर आपके साथ खड़े हैं और आप उसको पारित करिए। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, सिर्फ कांग्रेस एज ऑपोजिशन नहीं, आपने कल परसों देखा था तमिलनाडु में उसके मुख्यमंत्री उसका विरोध कर रहे थे, ओडिशा में इसका विरोध हो रहा था, पंजाब में विरोध के स्वर उठ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि राज्य इस बिल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं समझ रहे थे, वो सब समझ रहे हैं। ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा समय। रवि जी बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। आप फिर मैं वही चाहूंगा कि तस्वीरें तो बहुत क्लियर दिख रही है कि देखिए आप पूरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता मुझे नजर आ रहा है, यानी तैयारियां शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये जो सत्र है कहीं ना कहीं पूरा सियासत पर जो है आधारित रहा है। और जहाँ तक परिसीमन की बात है तो देखिए परिसीमन जो चुनाव लड़ता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि मतदाताओं की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कोई भौगोलिक क्षेत्रफल तो बदलता नहीं है। लेकिन परिसीमन 2011 की जनगणना पे हो या 2000, ठीक है मतदाता बढ़ेंगे तो उस आधार पे परिसीमन होगा, लेकिन जो सीटें परिसीमन की आड़ में और फिर इस बिल को जो महिला आरक्षण बिल का विरोध हुआ है, स्वाभाविक तौर पर उसको कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। चलिए, तो आधी आबादी की बात तो लंबे समय से चलती रही है, सभी अपने अपने दावे करते रहे हैं और मेरे साथ 3 मेहमान भी आधी आबादी ही जुड़ी हुई है। लेकिन होगा क्या आगे चलकर? क्या वास्तव में चिंता है किसी को या सिर्फ सियासत इस पर चलती रहे, इसकी तरफ सभी दल देखना चाहते हैं? आगे समझ आएगा। लेकिन मानकर चलिए कि आज जो सदन के भीतर 2 दिन के में दिखाई दिया, उससे लगता है कि आगे सदन की लड़ाई अब सड़क पर आएगी, और कैसे आएगी वो आप और हम बेहतर समझ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, अर्चना जी, रवि जी और साथ ही डॉक्टर सिम्पी अग्रवाल और भावना जी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।